की नई टीम एक एक करके अब सामने आने लगी है। जिस तरह के प्रदेशों के अध्यक्ष बदले अपने आप में बेहद अहम है। पार्टी ने नए चेहरों को आगे लाने का काम किया। और हरियाणा, क्योंकि जाट लैंड तो कहा ही जाता है हरियाणा को, लेकिन मेंस लैंड भी कहा जाता है, तो ऐसे में वहाँ पर बीजेपी ने प्रयोग करते हुए महिला को कमान सौंपी है। अपने आप में संगठनात्मक रूप से एक ऐसे चेहरे को लाया गया है जो लंबे समय से पार्टी में काम कर रही है, सक्रिय है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया जी। और सतीश जी को सब जानते हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव जीती थी तो उसकी पूरी रचना, रणनीति, कूटनीतिक मोर्चे पर कैसे वहाँ पर चुनाव जीता जाए। और सब लोग ये कह रहे थे उस समय भी कि कांग्रेस सत्ता से 2 कदम दूर है, लेकिन सत्ता तक पहुंचने ही नहीं दिया। और सतीश पूनिया जी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने वो चुनाव जीतकर इतिहास रचा। सतीश जी हमारे साथ हैं। सतीश जी, जिस तरह से, क्योंकि हरियाणा में मोटे तौर पर हम ये सोचते भी नहीं है कि महिला को कमान दे दी जाएगी, जिस तरह का वहाँ सांस्कृतिक सिस्टम है या वहाँ की जो डेमोग्राफी है। स्वाभाविक है, हरियाणा की पहचान राजनीतिक तौर पर एक अलग तरीके से देश के नक्शे पर, और खास तौर पर बीजेपी ने वहाँ धारणा तोड़ने का काम किया उससे पहले भी। हालांकि संगठन उतना पुष्ट नहीं था 2014 से पहले। ऐसे कहा जाता है कई बार कि सरकार पहले आई, संगठन बाद में तैयार हुआ। ये बात सही है, क्योंकि हम लोग गठबंधन में लड़ते रहे और हम दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की पार्टी वहाँ गिने जाते थे। लेकिन 2014 के बाद, मोदी जी के आगमन के बाद से जो मैंडेट मिला, और लगातार 14, 19 और 24, ये अपने आप में हरियाणा की राजनीति की परिपक्वता की एक निशानी है। लोगों ने देश के मुद्दों पर वोट किया, लोगों ने नेतृत्व पर वोट किया और हरियाणा के हित को लेकर वोट किया। और हरियाणा का आदमी देश के मुद्दों से जुड़ा, देश हित उसमें प्रायोरिटी उसकी रहती है। मैं देख रहा था कि पिछले, क्योंकि लोकसभा और फिर विधानसभा दो चुनाव देखे, तो धीरे धीरे कार्यकर्ताओं में परिपक्वता आई है। ये केवल अभी तक बीजेपी ने पहली बार नहीं तोड़ा है, क्योंकि हाँ, लोगों को ताज्जुब हो सकता है कि हरियाणा जैसी जगह महिला अध्यक्ष कैसे। अभी मणिपुर में हमारी महिला अध्यक्ष है, लेकिन बीजेपी ने 90 के दशक में कमिटमेंट किया था कि राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ाएंगे, और उस पर कायम है। मंडल से लेके जिला, प्रदेश स्तर तक हमारी बराबर राष्ट्रीय स्तर तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। हम लोग पहले देखते हैं कार्यकर्ता, उसका व्यवहार, उसका कामकाज, उसकी समझ। दूसरा, कई बार राजनीति इसलिए स्वाभाविक तौर पे एक सोशल इंजीनियरिंग ये डिजर्व करती है, तो सामाजिक समीकरण भी। और तीसरा, महिला भी, कि हम अपने कमिटमेंट के पक्के हैं। तो कुल मिला के अर्चना जी को जो मैं समझ पाया कि उनको सबको साथ लेके चलने की एक क्षमता है। और निश्चित रूप से हरियाणा के लिए वो इस पूरे राजनीतिक माहौल में, कि जहाँ केवल जाति की चर्चा होती थी, आज बीजेपी हरियाणा में सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी पार्टी है। यानी सब कौमों की पार्टी है, सबको साथ लेके चलती है। अर्चना जी में वो कुव्वत है कि जो सबको साथ लेके चलेंगी। और महिला के नाते बीजेपी, किसी को दुस्साहस लगता होगा, लेकिन हमने उस कमिटमेंट। सतीश जी, आपने मुख्यमंत्री का प्रयोग देखा वहाँ, नायब सैनी को लाए, तब भी कई तरह की बातें उठ रही थी कि जाटलैंड में उम्मीद थी कि बीजेपी जाट सीएम देगी, लेकिन आपने एक ओबीसी के माली वर्ग के व्यक्ति को बनाया और सफलता भी मिली। और अब जिस तरह महाजन वर्ग से आप लेकर आए हो, महाजन वर्ग का हरियाणा में दबदबा रहा है। और कहा यह भी जाता है कि अग्रसेन भगवान की जन्मभूमि भी है, अग्रवाल समाज वहीं से उठा है। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि ठीक है, राजनीति में सामाजिक वर्गों की अहमियत रहेगी, लेकिन हमारे लिए पहली प्राथमिकता कार्यकर्ता है, उसका काम करने का तरीका और परिणाम देने का तरीका। और इसलिए हम कार्यकर्ता पहले देखते हैं, फिर उसके बाद उसका काम देखते हैं, और उसके बाद में फिर सामाजिक जो इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, उस पर हम देखते हैं। तो ये सही है कि हमने एक अच्छे कार्यकर्ता को, और उसमें जो कमिटमेंट था कि महिलाओं को हम बराबर इसमें भागीदारी देंगे, जब हम 33% आरक्षण की बात करते हैं, उस आचरण को भी हम लोग धरातल पर उतारें, ऐसा प्रधानमंत्री जी मानते हैं, केंद्रीय नेतृत्व मानता है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा फैसला है। मोहनलाल कौशिक जी ने अच्छा काम किया था, विधानसभा के चुनाव के समय अध्यक्ष थे, लेकिन पार्टी की एक परंपरा है कि नए लोगों को बराबर अवसर देना, तो उसी की कवायद है। मुख्यमंत्री भी, क्योंकि सत्ता और संगठन का संतुलन, ये भी अहमियत रहती है, तो नायब सैनी जी के साथ अर्चना जी का कॉम्बिनेशन ये और ज़्यादा उसको पुख्ता करेगा। हरियाणा से और है से ही हनुमान बेनीवाल, जिस तरह की बयानबाजी
हमारे सामने आई है और चारों तरफ बीजेपी के प्रमुख नेता निंदा भी कर रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप लंबे समय से देख रहे हैं, आप तो यूनिवर्सिटी के ज़माने से देख रहे हैं। देखिए, भारत का लोकतंत्र काफ़ी मजबूत है, परिपक्व, और उसकी एक खूबी है कि वो सबको अवसर देता है जनप्रतिनिधि के तौर पर, क्योंकि जनता चुनाव करती है और हम लोग ये मानते हैं कि ईश्वर की अदालत और फिर न्यायपालिका और उसके बाद जनता की अदालत। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की भी बराबर भारत में हर जगह एक आज़ादी है, स्वतंत्रता है, लेकिन इसके मायने ये कभी नहीं है कि हम लोकतंत्र के मूल्यों का, परंपरा का, संस्कृति का सम्मान नहीं करें। और यहाँ हर व्यक्ति का, हर विचार का, हर संस्था का सम्मान है। 2000 से ज़्यादा राजनीतिक दल हैं, जिसमें केवल चुनिंदा कुछ राष्ट्रीय दल हैं, उसमें 57 के लगभग रीजनल पार्टीज हैं। सब पार्टियों को, सब व्यक्तियों को अवसर मिलता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि चुना हुआ जनप्रतिनिधि हमेशा भगवान नहीं होता है। वो जनता का व्यक्ति हो सकता है, इसका अवसर सबको ही मिलता है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल जी विधायक के तौर पर निर्वाचित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा दल है, उस विधायक दल ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित किया, यानी ये वो शक्ति लोकतंत्र ने दी है। मैं समझता हूं कि शब्दों का और आचरण की मर्यादा राजनीति में रहनी चाहिए, और वो निश्चित रूप से हनुमान जी को, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी दल हो, किसी भी वर्ग से हो, कम से कम ये ख्याल निश्चित रूप से रखना चाहिए। आंदोलन करिए, मैंडेट जुटाइए, चुनाव लड़िए, लेकिन इस चीज को अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इस तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए हमारा सभ्य समाज तो कभी इजाज़त देगा नहीं। लेकिन सतीश जी भाई साहब, ये कोई पहली घटना नहीं है। हनुमान बेनीवाल अपने अंदाज में बोलते हैं, उन्हें ध्यान रहता है कि नहीं रहता ये अलग बात है, लेकिन उनकी बयानबाजी विवादों से भरी रहती है। नहीं, जनता के मुद्दों पर संघर्ष करिए और तार्किक रूप से अपनी बात रखिए, कतई कोई दिक्कत नहीं, कोई बुरा नहीं मानता। हम संसद में बहस देखते हैं, विधानसभाओं में देखते हैं, लोग अपनी बात रखते हैं, बात को मनवाते भी हैं, सरकारें भी बात मानती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक तो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप आजकल केवल वो नहीं, मैं देखता हूं कि सदनों में भी और सदन के बाहर भी नेताओं के इस तरीके के बयान जो हैं अक्सर आते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि लगभग सभी दलों के कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके से, मुझे लगता है कि इससे एक बार चर्चा में तो माइलेज मिलता होगा, लेकिन सामाजिक रूप से इसको मान्यता नहीं मिलेगी। तो मेरी तो यही नसीहत है भाई के नाते कि, और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, कि शब्दों का आचरण और संयम तो निश्चित रूप से रखना चाहिए। बहराना की जो समस्या है, आप भी वाकिफ होंगे, उस संत समाज आंदोलन कर रहा है, निदान को लेकर आपके सुझाव क्या हो सकते हैं? देखिए, हम लोग आस्थावान लोग हैं, सनातन परंपरा के लोग हैं, और इसलिए जो पार्टी राम मंदिर के लिए संघर्ष कर सकती है और राम मंदिर के लिए प्रतिबद्ध होकर उसको धरती पर अमल ला सकती है, इसलिए कभी हो ही नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी कभी आस्था के, सनातन के खिलाफ जाएगी। कई बार कुछ परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि जिसमें कम्युनिकेशन गैप होता है, गतिरोध होता है, कहीं नौकरशाही के समझ के अवसर पर कहीं अतिरेक में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा मसला लोकतंत्र में नहीं जिसका समाधान संभव नहीं है। मुश्किल हो सकता है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पर ऐसी कुछ चीज़ों में थोड़ा समय लेना चाहिए और विवेक सम्मत निर्णय, जिसमें आस्था भी जीवित रहे, और जहाँ तक तरक्की का और रोजगार का प्रश्न है उस पर भी कोई आँच नहीं आए, तो कोई ऐसा रास्ता निकलना चाहिए। रास्ता निकल सकता है, रास्ता निकलेगा भी। मोदी सरकार के 14 साल और मतलब बेमिसाल बीजेपी कह रही कि पूरा एक अभियान भी चल रहा है पार्टी की ओर से, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये 12 बरस हिंदुस्तान की राजनीति के कालखंड में ऐसे माने जाएंगे जिसमें देश जिन मुद्दों पर संघर्ष कर रहा था, कुछ वैचारिक मुद्दे थे और कुछ सामान्य बुनियादी मुद्दे थे। देश यही था, लोग थी, सरकारें थी, लेकिन फिर भी मैं एक आम आदमी की तरह ऑब्जर्व करता हूं, तो जो विचार के मुद्दे थे जिसमें देश बहुत अरसे से अटका हुआ था, यानी राम मंदिर का निर्माण, 370 का खात्मा, नागरिकता संशोधन कानून, ये ऐसी चीजें थी जिसमें बहुसंख्यक देश के लोगों का भला होने वाला था। जो सामान्य चीजें थी जिसमें जनधन का खाता, 56 करोड़ खाते खुले, ताजुब होता है किसी को आज, उज्ज्वला की सहूलियत हुई, आयुष्मान आया, आवास की व्यवस्था हुई,
देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसे नवाचार भी हुए। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा बदलाव देश में आया मोदी जी के नेतृत्व में। लोकतंत्र में स्थायित्व मतलब बढ़ा, लोगों का भरोसा बढ़ा, और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में भारत के पासपोर्ट की कदर हुई। तो 12 साल निश्चित रूप से केवल एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी आम एक विश्लेषक की तरह कहूं तो भारत के लिए ये युगांतरकारी है, बदलाव के लिए एक बड़ा कारक है। एक आखिरी सवाल आपसे कि राज्यसभा को लेकर, क्योंकि जल्दी नाम सामने आने वाले हैं और लंबे समय से चल रहा है सतीश पूनिया जी के नाम को सीरियस लिया जा रहा है, इस तरह की चर्चाएं, तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अब हम लोगों की सोच पार्टी के उस स्तर पर है कि जहां पार्टी को ही हमारे बारे में निर्णय करना होता है कि किस भूमिका में कहां काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे। इसलिए हमारी आकांक्षाएं, हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी डिज़ायर, हमारा अपना एम्बिशन, वो इस जगह ख़त्म हो जाती है कि जहां पार्टी ने हमें इतना मान सम्मान दे के इतना परिपक्व किया है और ऐसी जगह पहुंचा दिया कि जहां एक सामाजिक मान्यता पूरे देश में है। तो मैं समझता हूं कि आज जो पहचान है वो पार्टी के कारण है, और वो किसी भी पद से, किसी भी सभा से बड़ी है। इसलिए पार्टी को निर्णय करना है, और जब भी कोई ऐसी चर्चा हुई तो मैंने यही कहा कि जो पार्टी के नई पीढ़ी के लोग हैं, जो योग्य लोग हैं और जो अच्छे तरीके से वहाँ प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, उसके बारे में पार्टी को विचार करना चाहिए।